वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम्स 2021 में। ज्योग्राफी के करंट अफेयर्स के रिवीजन का ये हमारा 9वां लेक्चर है। आज के इस सेशन में हम मई महीने के ज्योग्राफी के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। इस सेशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ओल्डेस्ट वाटर ऑन अर्थ के बारे में है। धरती पर पाया गया सबसे पुराना पानी। यह डिस्कवरी निकल के सामने आई है। 2.4 किलोमीटर बिलो द अर्थ सरफेस हमें ये पानी मिला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है इस डिस्कवरी को, क्योंकि साइंटिस्ट को ऐसा लगता है कि इस पानी की मदद से उन्हें हमारे प्लैनेट के ओरिजिन और इवोल्यूशन के बारे में जानकारी मिल जाएगी। अगर आप ड्रिलिंग या फिर बोरिंग करते हैं तो आपको 40 से 50 मीटर भीतर तक पानी मिलता है, उसके बाद पानी नहीं मिलता। अगर कहीं पर भी अर्थ के सरफेस के 2.4 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर नीचे पानी है तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। जानते हैं पूरा मामला। 2009 की कहानी है। एक जियोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर बारबरा सेरवुड लोलर, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो से बिलोंग करती हैं। ये लोग अपने रिसर्च पर्पस से गए हुए थे कनाडा की एक माइन में। काफ़ी भीतर जब ये गए तो वहाँ पर उन्हें कुछ बहुत ही बदबूदार मिला। बहुत ज़्यादा बदबू थी। बाकी के जो इनके टीममेट्स थे वो तो दूर हट गए, बोले पता नहीं क्या है ये। बारबरा सेरवुड जी को ऐसा लगा कि मे बी ये किसी एनिमल का यूरिन है। उन्होंने उत्सुकतावश उसका सैंपल कलेक्ट कर लिया। बाद में उस पर रिसर्च हुई तो पता चला कि ये हमारे प्लैनेट पर एग्जिस्ट करने वाला सबसे पुराना पानी है जो हमें मिला है। कितना पुराना है? 1.6 बिलियन ईयर्स पुराना है। बहुत ही ज्यादा पुराना है, वो भी 2.4 किलोमीटर की डेप्थ में। डेफिनेटली ये एक इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है। ये जो सैंपल है इसे उन्होंने यूके के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को भेज दिया था फर्दर रिसर्च के लिए, और अभी इस रिसर्च के आउटपुट्स हमारे सामने आए हैं। क्या निकल के आया? ये पानी बहुत ज़्यादा सलाइन है। जो समंदर का पानी है उससे 10 गुना ज़्यादा सलाइन। एक और मज़ेदार बात निकल के आई। केमोलिथोट्रॉफिक माइक्रोब्स वो कभी इस पानी में थे, ऐसा पता चला। केमोलिथोट्रॉफिक माइक्रोब्स क्या होते हैं? ये एक प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं जो एक्सट्रीम कंडीशन में रह सकते हैं, लाइक लाइट ना हो और ऑर्गेनिक प्रेजेंस ना हो तब भी ये जिंदा रह रहते हैं। जनरली ये समंदर की तली में पाए जाते हैं। वो कभी इस पानी में थे, इसका क्या मतलब है? ये नाइट्रोजन और सल्फेट की प्रेजेंस में जिंदा रह पाते हैं। इससे ये समझ में आ रहा है कि कभी ये पानी ऐसी जगह पे था जहां एक्सट्रीम कंडीशन थी। कैनेडियन शील्ड का किड क्रीक माइन जहां पर ये पानी मिला है, इससे ये समझ में आता है कि कभी न कभी ये समंदर की तली रहा होगा। आने वाले समय में ये जो प्लेट तब हॉरिजॉन्टल थी वो बाद में वर्टिकल हो गई होगी और पानी के ऊपर आ गई, तो आज हमें ये पानी मिल गया। ये एक बात निकल के आई। अब इसका मार्स से क्या रिलेशन है? कैनेडियन शील्ड जहां पर ये पानी मिला है उसका सब सरफेस मार्स के सब सरफेस से काफी मिलता जुलता है। ये पूरा कनाडा है। ये जो ऑरेंज कलर की लोकेशन है पूरी, ये कैनेडियन शील्ड है। जैसे यहां पर बहुत कम टेक्टोनिक एक्टिविटी है सिमिलर टू मार्स, तो अगर यहां पर सरफेस के 2.4 किलोमीटर बिलो पानी मिल सकता है तो हो सकता है मार्स पे भी हो। वहां पर कई सारी थ्योरीज हैं कि पहले पानी था। कुछ थ्योरीज कहती हैं एटमॉस्फेयर में उड़ गया, कुछ थ्योरीज कहती हैं नहीं सरफेस के नीचे चला गया है, तो हो सकता है वहां पर भी हो। नासा ने 2020 में प्रिजर्वेंस मिशन भेजा है। उसका उद्देश्य तो यही है ना कि पानी अभी है तो पता करें, पास्ट में था तो उसकी जानकारी दें। तो ये तो मामला हो गया मार्स के साथ। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल वोरुख के बारे में है। वोरुख एक रीजन है। कहां पर है, कैसे है, समझेंगे। बिफोर दैट कॉन्टेक्स्ट क्या है। अभी एक कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला है किर्गिस्तान और तजाकिस्तान के बीच में। दोनों सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं। इस कॉन्फ्लिक्ट में किर्गिस्तान ने तो अपना डेटा पब्लिक कर दिया। ये कहा कि इस कॉन्फ्लिक्ट में उनके 31 लोगों की मौत हुई है। जो डिस्प्यूट तजाकिस्तान के बॉर्डर के पास हुआ, लेकिन अभी तजाकिस्तान ने तो कुछ भी नहीं बोला कि उन्हें कितना लॉस हुआ है। ध्यान दीजिएगा, ये दो की दोनों कंट्रीज एक समय सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करती थी। इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, आप सेंट्रल एशिया का मैप देखिए। ये पूरी दुनिया में आप यहाँ पर रशिया के नीचे इंडिया के नॉर्थ में सेंट्रल एशिया को देख सकते हैं। सेंट्रल एशिया में टोटल 5 कंट्रीज आती हैं। 2000 कजाकिस्तान जो सबसे बड़ा यहाँ पर आपको दिखेगा। इसके साउथ में यहाँ पर आपको उज्बेकिस्तान दिखेगा। ये तुर्कमेनिस्तान है जो कंपैरेटिवली न्यूट्रल रहता है। ये 2 कंट्रीज है जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला है, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान। यहाँ पर उज्बेकिस्तान का बॉर्डर भी इन तीनों से टच करता है। ये कंजंक्शन वाला एरिया है जहाँ पर तीनों कंट्रीज अपने बॉर्डर शेयर करती हैं, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। जब से डिमार्केशन हुआ था यहाँ बाउंड्रीज का, तब से ही डिस्प्यूट है।
क्लियर नहीं है कि उज्बेकिस्तान का बॉर्डर कहाँ है, किर्गिस्तान कहाँ कहाँ है और तजाकिस्तान का कहाँ है। मेजरली पहाड़ी इलाका है, इसलिए समस्या और भी ज्यादा हो जाती है। तो कॉन्फ्लिक्ट की बात कर ली हमने, सेंट्रल एशियन रीजन में दोनों की लोकेशन देख ली। अब आइए वोरुक के बारे में बात करते हैं। देखिए वोरुक एक जमात है जो कि नदन तजाकिस्तान में, आप इसे जमात कह लीजिए, जमात कह लीजिए। ये हर तरफ से किर्गिस्तान से घिरा हुआ है, मतलब ये है तो तजाकिस्तान का, इसका जो साउथ में है, लेकिन घिरा हुआ है ये किर्गिस्तान से। मैप में लोकेशन देखेंगे। बिफोर दैट जमात का मतलब क्या होता है, ये थर्ड लेवल की यूनिट है तजाकिस्तान की। जैसे इंडिया में क्या होता है, स्टेट्स होते हैं, देन डिस्ट्रिक्ट होता है, देन ब्लॉक होते हैं, देन विलेज होता है। तो थर्ड लेवल की यूनिट इंडिया में होती है ब्लॉक। एक ब्लॉक में कई सारे गांव होते हैं। वैसे ही वहां पे थर्ड लेवल की जो यूनिट होती है वो जमात या जमात होती है। एक डिस्ट्रिक्ट में कई सारे जमात होते हैं और एक जमात में कई सारे गांव होते हैं। तो जो वोरुक है वो एक जमात है, मतलब इंडिया के ब्लॉक से आप पैरेलल बोल सकते हैं। वोरुक का जो बॉर्डर है वो डिस्प्यूटेड है तजाकिस्तान और किर्गिस्तान के बीच में। अब आप लोकेशन देखिए मैप में, देखिए ये तजाकिस्तान की टेरिटरी है। ये हिस्सा जो आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये है वोरुक और ये पूरा कजाकिस्तान है। मतलब तीनों ओर से यहां पर आपको, इनफैक्ट तीन से ज्यादा ओर से, लगभग चारों ओर से आपको यहां पे किर्गिस्तान दिखेगा। इसका जो बॉर्डर है ना, 1/3 बॉर्डर डिस्प्यूटेड है। इसे किर्गिस्तान क्लेम करता है, तजाकिस्तान बोलता है हमारा है। अगर आप थोड़ा कलर्ड मैप में देखना चाहते हैं तो यहां पे देख सकते हैं, ये वोरुक का पूरा इलाका है। ये लगभग चारों ओर से घिरा हुआ है किर्गिस्तान से, लेकिन है तजाकिस्तान का। जो अभी क्लैश हुआ है वो यही वोरुक में ही हुआ है। तो ये तो डिस्प्यूट की बात हो गई। अब देखिए डिस्प्यूट हुआ क्यों है। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि वोरुक का लगभग 1/3 जो बाउंड्री है वो डिस्प्यूटेड है दोनों कंट्रीज के बीच में। एक लोकल रिवर वहां से फ्लो करती है, पहाड़ी इलाका है, तो पानी एक बहुत ही प्रीमियम चीज हो जाती है, उसको लेकर अक्सर विवाद होता रहता है। तो जो तजाकिस्तान के लेबरर्स हैं वो उस रिवर में से जो डेब्रिस वगैरह है वो निकाल रहे थे। तो यहाँ पे किर्गिस्तान के लोगों ने आपत्ति जताई। बाद में वहां पर उन्होंने कुछ सीसीटीवी कैमरास वगैरह इंस्टॉल किए सुपरविजन के लिए। तो तजाकिस्तान का कहना है कि किर्गिस्तान के लोगों ने फायरिंग की, बाद में तजाकिस्तान के लोगों ने भी फायरिंग की। तो 31 लोगों की मौत तो किर्गिस्तान की ओर से हुई है। तजाकिस्तान ने अपना कोई भी डेटा अभी तक पब्लिक नहीं किया है। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस इशू। आर्टिकल अर्थ का एक्सिस क्लाइमेट चेंज की वजह से शिफ्ट कर रहा है, उसके बारे में है। ये एक रिसर्च है जो अभी पब्लिश की गई है जियोफिजिक्स रिसर्च लेटर में। इस रिसर्च को कंडक्ट किया गया था अमेरिकन जियोफिजिकल यूनियन के द्वारा, यानी कि AGU के द्वारा। तो इन्होंने ये कहा कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो अर्थ का एक्सिस है वो मूव कर रहा है। क्या है पूरा मामला, ये समझिए। देखिए अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करती है। एक्सिस ऐसी कोई डंडी नहीं है जो हमने अर्थ में डाल रखी है, ये एक आर्टिफिशियल लाइन है जो हमने इमेजिन कर रखी है, जिसके चारों ओर हम ऐसा मानते हैं कि जो अर्थ है वो रोटेट कर रही है। पैरेलली वो सूर्य के चारों ओर रिवोल्यूशन भी करती है, चक्कर भी लगाती है। जिस पॉइंट पर ये एक्सिस हमारे अर्थ के सरफेस को टच करता है इमेजिन फॉर्म में, वो हमारा पोल है। जिस जगह पे ये नॉर्थ में टच करता है उसे हम कहते हैं नॉर्थ पोल, और जिस जगह पे ये साउथ में टच करता है उसे हम कहते हैं साउथ पोल। अब देखिए इस इमेजिनरी लाइन से हमें यह पता चलता है कि जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री टिल्टेड है। अब आइए इस शिफ्ट की बात करते हैं। देखिए जहां पर ये मान लीजिए अर्थ है, जहां पर ये एक्सिस टच करता है वही हमारा पोल है। अब ये पोल स्टेबल नहीं रहता, थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंस आता रहता है, ये नेचुरल प्रोसेस है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे आप लट्टू घुमाइए, जैसे लट्टू घूमता है वैसे ही अर्थ घूमती है। अगर आप लट्टू के मास में कोई डिस्ट्रप्शन करें, कहीं पर लकड़ी ऐड कर दें, कहीं पे गड्ढा कर दें, तो लट्टू के मूवमेंट पे फर्क पड़ेगा। बिल्कुल वैसा ही अर्थ के साथ होता है। अर्थ के मास में अगर कहीं कोई उसके डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्ट्रप्शन होगा तो उसके रोटेशन पे फर्क आएगा, उसके एक्सिस में थोड़ा बहुत स्लाइट डिफरेंस देखने को मिलेगा। ये नेचुरल प्रोसेस है, इसे पोलर मोशन कहा जाता है। 20वीं सेंचुरी का जो डेटा नासा ने कलेक्ट किया उसमें यह बताया कि 10 सेंटीमीटर पर ईयर के बेसिस पे जो एक्सिस है वो ड्रिफ्ट किया है, उसने अपनी लोकेशन को चेंज किया है, और एक शताब्दी में ये चेंज लगभग 10 मीटर का रहा है। यूजुअली ये जो चेंज होता है पोल में वो अर्थ के हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, ओशियंस या जो सॉलिड अर्थ है उसके मूवमेंट की वजह से होता है। कुछ इधर उधर हुआ तो फिर उसका जो एक्सिस है वो थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा, ये होता रहता है। लेकिन अब हम ये कर रहे हैं, हमारी वजह से अब ये हो रहा है। हमने डिस्ट्रप्शन क्रिएट किया अर्थ के मास डिस्ट्रीब्यूशन में। हमने कैसे डिस्ट्रप्शन क्रिएट किया? 1990 के बाद से ही जो क्लाइमेट चेंज काफी तेजी से बढ़ा है, उससे बिलियंस ऑफ टन जो ग्लेशियल आइस है, ग्लेशियर्स हैं, वो पिघल के समंदर में चले गए। ग्लेशियर का एरिया हल्का हो गया, समंदर में पानी ऐड हो गया, डेफिनेटली वो भारी हो गया। अब वो एक्सिस के मूवमेंट को थोड़ा बहुत ड्रिफ्ट करेगा कि नहीं करेगा? स्टडी के मुताबिक अब जो अर्थ है वो ईस्टवर्ड, उसका जो एक्सिस है वो पूर्व की डायरेक्शन में, पूर्व की ओर स्लाइटली फिक्स हो रहा है। ऐसे देखिए, सपोज करिए पहले ये यहां था,
अभी स्लाइड करके ईस्टवर्ड आ रहा है, इतना नहीं जितना दिखाया गया है, बट फिर भी थोड़ा बहुत कुछ मीटर्स में ये शिफ्ट हमें देखने को मिल रहा है। ये पहले की तुलना में बहुत ज्यादा है। 1990 के बाद से जो अर्थ का हाइड्रोस्फीयर है, जहां पानी होता है, उसमें काफी ज्यादा चेंज आया है। अगर आप एक कंपैरेटिव एनालिसिस करें तो 1981 से 1995 के बीच में जो चेंज हुआ था, उसके कंपैरिजन में 1995 से 2020 के बीच का ये चेंज 17 गुना ज्यादा है। महज 4 डिकेड में जो हमारे पोल्स हैं वो 4 मीटर की डिस्टेंस तक ड्रिफ्ट कर चुके हैं, बदलाव कर चुके हैं। 2 मेजर रीजंस बताए जा रहे हैं इसके। पहला तो ये कि आइस की मेल्टिंग हो रही है, समंदर में पानी ऐड हो रहा है। दूसरा, हम ग्राउंड वाटर हर साल बहुत सारा निकालते हैं अपने कंजम्पशन के लिए, इंडस्ट्रियल यूज के लिए। अब वो पानी जब जमीन के ऊपर आता है तो फिर वो बादल बन जाता है, वापस से बरसता है, नदियों नालों के जरिए वो समंदर में चला जाता है। आइस शीट्स पिघल के समंदर में जा रही हैं, हमने जमीन का पानी निकाल के समंदर में डाल दिया, तो हम प्लेनेट के मास को रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? और अगर ऐसा होगा तो फिर हमारा जो ये एक्सिस है वो ड्रिफ्ट करेगा कि नहीं करेगा? अब देखिए इसका हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। देखिए एज सच इसका हमारी दिनचर्या पे, जीवन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये चेंजेस बहुत माइनर हैं। हाँ, दिन की लंबाई कुछ सेकंड्स डेफिनेटली बढ़ सकती है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल दहला डैम के बारे में है। तालिबान ने अभी हाल ही में अफगानिस्तान के दूसरे सबसे बड़े डैम को कैप्चर कर लिया है। काफी लंबे समय से वो इस रीजन में स्ट्रगल कर रहे थे। इसके पहले कि हम आगे बढ़े, लोकेशन देखिए। यह है अफगानिस्तान, जो कि भारत का पड़ोसी देश है। यह है भारत, यह है पाकिस्तान और यह है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में देखिए यहां पर है कांधार प्रोविंस, और इसके थोड़ा सा नॉर्थ में यहां पर आपको मिलेगा दहला डैम। अगर आप थोड़ा सा इन्फ्लुएंस रीजन देखें, ये जो आपको बहुत डार्क कलर दिख रहा है, ये सारा तालिबान का प्रभाव क्षेत्र है, जहां जिस रीजन को उन्होंने कैप्चर कर रखा है, और जो लाइट कलर है वहां पर वो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो देखिए ये लोकेशन कंधार की है, और इसके नॉर्थ में यहीं कहीं लोकेशन आएगी दहला डैम की, जिसे अभी हाल में उन्होंने कैप्चर कर लिया है। जो दहला डैम है इसे अर्गनदाब डैम के नाम से भी पुकारा जाता है। साव अली कोट डिस्ट्रिक्ट है कांधार प्रोविंस में, अफगानिस्तान में, जहां पर ये सिचुएटेड है। वो मैप में हमने देखा 1952 में इसे बनाया गया था। वहां पर अर्गनदाब नाम के रिवर है जिस पर इसे बनाया गया है। अब देखिए ये इरिगेशन के लिए यहाँ से कैनाल्स वगैरह निकाली गई हैं, और प्रोविंशियल कैपिटल जो है, जो पूरा रीजन है, वहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई भी इसी डैम से की जाती है। अभी तालिबान के कंट्रोल में आ गया है तो चिंता की बात है। काफ़ी लंबे समय से इस पूरे रीजन में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। ये कॉन्फ्लिक्ट और तब बढ़ गया था जब यूएस की मिलिट्री धीमे धीमे यहाँ से विड्रॉ कर रही थी। तो अभी एक एक करके वो कई सारे रीजन्स अपने कब्जे में ले रहे हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल आर्कटिक साइंस मिनिस्टीरियल के बारे में है। इंडिया ने अभी हाल ही में 3rd आर्कटिक साइंस मिनिस्टीरियल में पार्टिसिपेट किया। ये है क्या? ये एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है। किस लिए है? ताकि हम आर्कटिक रीजन में जो भी रिसर्च और कोऑपरेशन चल रहा है उसके बारे में बातचीत कर सकें। ये तीसरा है। तो पहला और दूसरा कब हुआ था? पहला हुआ था 2016 में यूएसए में, और दूसरा हुआ था 2018 में जर्मनी में। अब देखिए जो ASM3 है इसे इस बार आइसलैंड और जापान ने ऑर्गेनाइज किया है। इस प्रकार से एशिया में होने वाली ये पहली मिनिस्टीरियल मीट है। पर्पस ये है कि हम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाएं सभी देशों को जो इस रीजन में इन्वॉल्व हैं, कि हम लगातार अपना इंगेजमेंट बेहतर करें, कि हम आर्कटिक रीजन में सस्टेनेबल तरीके से नॉलेज को एक्यूमुलेट कर सकें। और यही इस बार की इसकी थीम भी है। इंडिया का इंगेजमेंट आर्कटिक रीजन में कैसा है? 1920 में फॉर द फर्स्ट टाइम हमने अपना जो इंगेजमेंट है वो आर्कटिक रीजन में इंश्योर किया, जब स्वालबार्ड ट्रीटी को पेरिस में साइन किया गया। जुलाई 2008 में इंडिया ने परमानेंट रिसर्च स्टेशन स्टैब्लिश किया जिसका नाम हिमाद्री है। इसे नॉर्वे के स्वालबार्ड एरिया में स्टैब्लिश किया गया। मैप में देखिए ये है स्वालबार्ड रीजन, ये नॉर्वे का है। यहां पर इंडिया ने हिमाद्री को स्टैब्लिश किया है, ठीक है। इसके बाद दूसरा 2014 के जुलाई में एक ऑब्जर्वेटरी इंडिया ने स्टैब्लिश करी जिसका नाम इंड आर्क है। इसे कॉन्ग जॉर्डन में स्टैब्लिश किया गया है। इसकी लोकेशन अगर आप देखना चाहें मैप में तो देखिए ये ग्रीनलैंड के बिल्कुल ईस्ट में आपको यहां पर मिलेगा, ठीक है। ये इसकी लोकेशन है जहां पर इंड आर्क आपको मिलेगा। इसके अलावा देखिए ये जो इंडिया जो भी रिसर्च वगैरह करता है आर्कटिक रीजन में, उसे कोऑर्डिनेट किया जाता है नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च गोवा के द्वारा। ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के तहत वर्क करता है। ये सारी बातें आर्कटिक साइंस मिनिस्टीरियल के बारे में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल साइक्लोन तौकते के बारे में है। ये साउथ ईस्टर्न अरेबियन सी में ओरिजिनेट हुआ है। पहले ये कहा जा रहा था कि काफी सीवियर स्टॉर्म होगा और ये महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, गोवा और लक्षद्वीप को हिट करेगा। मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र और कर्नाटका को ये ऑलरेडी हिट कर चुका है, और जिस समय मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उसके पहले की न्यूज ये है कि उम्मीद ये है कि गुजरात को आज शाम तक यानी कि 17 तारीख की शाम तक हिट कर देगा। अभी ये न्यूज में आया था। ये नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टवर्ड काफी तेजी से बढ़ रहा है।
मई 18 तक ये गुजरात के कई सारे हिस्सों को प्रभावित करेगा। जैसे कि बात चल रही थी कि 17 की रात तक ये बड़े हिस्से को हिट कर जाएगा। देखिए जो नाम है तोक्तेई, ये म्यांमार ने सजेस्ट किया है, जिसका मतलब होता है गेको। ये लिजार्ड की एक प्रजाति है जो थोड़ा अजीब तरीके से आवाज भी निकालती है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल 18 हाथियों की मौत के बारे में है। आसाम के हिल टॉप पर आसमान से बिजली गिरने की वजह से 18 हाथियों की जान चली गई। अब ये तो एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, पर समझने वाली बात यह है कि उनकी जान गई कैसे। उनकी जान जमीन पर करंट फ्लो होने की वजह से गई, स्टेप पोटेंशियल की वजह से उनकी जान गई है। मुझे उम्मीद है कि आप जानना चाहेंगे कि स्टेप पोटेंशियल क्या होता है और इससे किसी की जान कैसे चली जाती है, इसे समझेंगे। लेकिन उसके पहले आप ये समझिए कि लाइटनिंग होती कैसे है, मतलब आसमान से जमीन पे बिजली कैसे गिर जाती है। जब काफी तेजी से बारिश हो रही होती है, एज वी नो कि जमीन गर्म होगी, हवा गर्म होकर ऊपर उठेगी, अपने साथ मॉइस्चर को लेकर जाएगी। जब ये ऊपर जाएंगे और ठंडे होंगे तो वहां पर ये बादल बन जाएंगे। जैसे जैसे ये ठंडे होते जाते हैं, यहाँ पर हमें कई सारे रेन के पार्टिकल्स मिलेंगे, आइस के या फिर स्नो के पार्टिकल्स यहाँ पे कलेक्ट हो जाते हैं। अब ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो लगातार आपस में फ्रिक्शन करते हैं और फ्रिक्शन की वजह से इसमें पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज क्रिएट होता है। जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो क्लाउड में ऊपर की ओर चला जाता है, बिकॉज ये हल्के पार्टिकल्स के साथ होता है। जो निगेटिव चार्ज होता है वो भारी पार्टिकल्स के साथ होता है, इसलिए ये क्लाउड के नीचे के हिस्से में एक्यूमुलेट होने लगता है। यूं तो पॉजिटिव चार्ज को निगेटिव चार्ज के साथ न्यूट्रलाइज हो जाना चाहिए, लेकिन चूंकि हवा बहुत अच्छा कंडक्टर नहीं होता, इसलिए इनका फ्लो नहीं हो पाता और ये इकट्ठा होते रहते हैं। जब ये खूब ज्यादा इकट्ठा हो जाते हैं और बादल इनको बर्दाश्त नहीं कर पाता, तो अचानक से करंट के फॉर्म में ये एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होते हैं और हमें बादलों के बीच में बिजली चमकती हुई दिखती है और आवाज भी सुनाई पड़ती है। इवेंचुअली जहां पर भी बादल होते हैं, वहां पर जो भी नीचे ऑब्जेक्ट्स होते हैं सरफेस पे, पेड़ हों, एनिमल्स हों, उनमें पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अगेन ये जो निगेटिव चार्ज होता है, ये जब बादलों में बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है, तो ये नीचे जमीन में जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसकी ओर अट्रैक्ट होता है और ये बिजली जो है वो चमकते हुए नीचे गिर जाती है। अब आपने समझा कि इस तरीके से जो इम्बैलेंस होता है क्लाउड्स के चार्जेस के बीच में, उसकी वजह से ये बिजलियां चमकती हैं और कई बार जमीन पे भी आकर गिर जाती हैं। ग्राउंड ऑब्जेक्ट जो हम बात कर रहे थे कि ट्री और अर्थ में हमें पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलता है और इस चार्ज को बैलेंस करने के लिए ही आसमान से बिजली जमीन पर आ जाती है। ये बिजली बहुत कम ड्यूरेशन के लिए आती है, लेकिन इसका वोल्टेज बहुत हाई होता है। जब ये गिरती है तो बहुत तेजी से रोशनी चमकती है और थंडरस्टॉर्म मतलब आवाज भी आती है। ये एक क्लाउड के भीतर भी फ्लो कर सकते हैं, दो क्लाउड्स के भीतर आपस में फ्लो कर सकते हैं या सीधे जमीन पर भी आ सकते हैं। कई सारे जानवर इनकी चपेट में आते हैं। कई बार तो ये जानवरों के ऊपर सीधे गिर जाती है और उनकी मौत हो जाती है। जो ऊंचे जानवर होते हैं वो ज्यादा वल्नरेबल होते हैं, क्योंकि जब ये बिजली जमीन पर आती है तो इसे सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट मिलेगा ये उसी से टकरा जाएगी जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर पेड़ है तो पेड़ से टकरा जाएगी, अगर कोई जानवर है तो उसे हिट कर देगी। कई बार स्लाइड फ्लैश होता है। साइड फ्लैश का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई पेड़ है और पेड़ के ऊपर बिजली गिरती है, उसके नीचे कोई एनिमल है, तो उस एनिमल को उस बिजली का झटका लगता है और उसकी मौत हो जाती है। इसे कहा जाता है साइड फ्लैश। अब देखिए बात आती है टच पोटेंशियल की। टच पोटेंशियल का मतलब यह है कि मान लीजिए एक पेड़ पर बिजली गिरती है और इस पेड़ पर पत्ता जो है उसे हाथी खा रहा है, तो जैसे ही बिजली गिरेगी जो लाइट है वो इस पेड़ से हाथी में आ जाएगी और उसके बाद वो जमीन में जाएगी। तो चूंकि हाथी ने इस पेड़ को छुआ है, इसलिए इसे बिजली का झटका लगेगा और इसकी मौत हो जाएगी। लेकिन यहां पर जो हाथियों की मौत हुई है वो स्टेप पोटेंशियल की वजह से हुई है। ये एक बहुत ही यूनिक सी चीज है, आपको समझना चाहिए। देखिए कई बार ऐसा होता है कि हमारे आसपास बिजली का तार जमीन पर टूटकर गिर जाता है और बिजली कटी नहीं होती। हमें लगता है कि जब हम बिजली के तार को छुएंगे हमें करंट केवल तभी लगेगा। ऐसा नहीं है। अगर आप तार के आसपास भी पहुंचते हैं और वो हाई वोल्टेज वाला तार है तो आपको झटका लग सकता है और आपकी जान भी जा सकती है। ऐसा क्यों होता है समझिए। सपोज करिए ये बिजली का तार है और ये जमीन पर गिर गया है। 11,000 वोल्ट की पावर लाइन है ये। तो ये जो पूरा एरिया है यहां पर 11,000 वोल्ट का जो इलेक्ट्रिक है वो फ्लो करने लगेगा। लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस दूर होती जाएगी इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो कम होगा। यहां पर 9,000 वोल्ट एनर्जी होगी, यहां पे 7,000, यहां पे 5,000, यहां पर 3,000, यहां पर 1,000। अब स्टेप पोटेंशियल का मतलब क्या होगा, इसे देखिए ग्रेडियंट क्रिएट होता है। इसे कहा जाता है पावर ग्रेडियंट। मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो कम होती जाती है, तो एक झुकाव देखने को मिलता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ग्रेडियंट। और इसी ग्रेडियंट की वजह से झटका भी लगता है। अगर आप इस सर्किल में हैं जहां पर केवल 3,000 वोल्ट का जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो कर रहा है, तो आपको झटका नहीं लगेगा। अगर आप सिर्फ यहां पे हैं तो भी झटका नहीं लगेगा, सिर्फ यहां पर हैं तो भी झटका नहीं लगेगा। आपको झटका तब लगेगा जब आपका एक पांव यहां पर हो और दूसरा पांव यहां पर हो। मतलब अगर आपका एक पांव 3,000 वोल्ट की
जो एम्बिट है उसमें है और दूसरा पांव 5000 के एम्बिट में है, तो 3000 तो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, लेकिन 2000 वोल्ट का झटका आपको लगेगा और ये आपकी जान ले सकता है। इसे कहा जाता है स्टेप पोटेंशियल। मतलब दो कदमों के बीच की जो दूरी है उसमें जो इलेक्ट्रिक फ्लो का डिफरेंस है वो डिफरेंस आपकी जान ले लेता है। तो देखिए, जो 4 पैरों वाले जानवर होते हैं वो अक्सर स्टेप पोटेंशियल का शिकार होते हैं, क्योंकि वो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फ्लो के अलग अलग स्फीयर में होंगे और उनके पैरों के बीच में इलेक्ट्रिक फ्लो का डिफरेंस हमें देखने को मिल जाएगा और उसी डिफरेंस से उन्हें झटका लग जाता है। मैं आपसे कहूंगा कि अगर आप कभी ऐसे स्फीयर में फंस जाएं तो लंगड़ी खेलते हुए निकल जाइएगा, क्योंकि अगर आप दोनों पैर रखेंगे ही नहीं तो स्टेप पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है वो क्रिएट होगा ही नहीं। खैर, मैं तो रिकमेंड करूंगा कि ऐसी जगह पे आप बिल्कुल मत जाइए जहां पर कहीं पर भी पावर लाइन टूट कर गिरी हो। कल बात करता है एक नए आइसबर्ग की जो मिला है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा आइसबर्ग है। वो मिला है अंटार्कटिका में और उसका नाम है A76 आइसबर्ग। और ख़ास बात यह है कि ये पहले किसी और आइस शेल्फ का हिस्सा था जो कि अंटार्कटिका में थी, यानी अंटार्कटिका में एक रॉन आइस शेल्फ थी, उससे टूट के अलग हुआ है और ये भी दुनिया का सबसे बड़ा आइसबर्ग बन चुका है। ख़ास बात यह है कि पहले कुछ चीज़ें आपको जो क्लियर होनी चाहिए कि अंटार्कटिका कौन से पोल पे है। अंटार्कटिका साउथ पोल पे है या नॉर्थ पोल पे है? तो अंटार्कटिका इज साउथ पोल, नॉर्थ पोल इज आर्कटिक। बेसिक से नॉलेज के लिए आप कैसे चेक कर सकते हैं आपकी पूरी क्लैरिटी है या नहीं, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। तो साउथ पोल इज इन अंटार्कटिका, नॉर्थ पोल इज इन आर्कटिक। बेसिक सी बात है, पेंगुइन कहाँ मिलते हैं और पोलर बियर कहाँ मिलते हैं, ये अगर आपको पता है तो आपको नॉर्थ साउथ क्लियर होता है। ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है। तो अब बात आई हमारी A76 आइसबर्ग पे, जो मिला है कहाँ? अंटार्कटिका में, यानी साउथ पोल पे। तो खास बात यह है कि इसे किसने स्पॉट किया? तो इसको स्पॉट किया यूरेशियन स्पेस एजेंसी की सैटेलाइट है कोपरनिकस सेंटिनल-1। इस स्पेस एजेंसी की सैटेलाइट ने ही इसको ट्रैक किया है और ये कहाँ पर फ्लोट कर रही है? तो उस सी का नाम है वेडल सी, जो कि वेस्टर्न अंटार्कटिका में है। तो यहाँ हमारी काम की चीज़ है आइसबर्ग का नाम। ये सी अगर कभी हमसे पूछा गया कि वेडल सी कहाँ पर है, सीज अक्सर पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए अंटार्कटिका के पास ये सी है। ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए आपको आर्कटिक सी भी दिया जा सकता है। तो आइसबर्ग की खास बात कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ ये हैं कि बहुत बड़े साइज़ का है, हमें लेंथ एक्जैक्टली पता नहीं भी है तो काम चल जाएगा, लेकिन फॉर कंपैरिजन के स्पेनिश आइलैंड से भी बड़ा ही है ये आइसबर्ग। तो ये दिखाता है हमें कि कितनी बड़ी स्पेस ऑन साइज है। अब खास बात ये कि आइसबर्ग के पिघलने से समुद्र का लेवल नहीं बढ़ता है, राइट। आइसबर्ग और ग्लेशियर में फ़र्क होते हैं। ग्लेशियर ज़मीन के ऊपर होते हैं, तो जब वो पानी में जो वो पानी में जाएगा वो पानी बह के, ग्लेशियर अगर ज़मीन के ऊपर है तो जब वो पिघल जाएगा तो वो पानी आके समुद्र में जुड़ेगा, जिससे सी लेवल बढ़ जाएगा। लेकिन आइसबर्ग ऑलरेडी पानी में तैर रहे होते हैं। टाइटैनिक फिल्म अगर आपने देखी है या कई ऐसी और भी फिल्में जो आपने देखी होंगी, आइसबर्ग एक तरह का बर्फ़ का टुकड़ा होता है जो पानी के ऊपर तैरता रहता है। अक्सर शिप टकरा कर क्रैश कर जाते हैं, पर आइसबर्ग पानी के ऊपर ही तैरता रहता है। तो इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल है कि अगर आप किसी ग्लास में बर्फ़ डाल दें और बर्फ़ पिघलने के मतलब ये नहीं कि ग्लास से पानी बाहर निकल जाएगा, ठीक है, वो लेवल उतना ही रहता है। तो वही कहानी है, जब आइसबर्ग पिघलती है तो सी लेवल राइज नहीं करता है ग्लेशियर, क्योंकि वो ऑलरेडी सी में है और वो आइस वाली प्रॉपर्टी का हिसाब है इसके ऊपर भी। जो ग्लास में आइस होगी तो आइस पिघलने के बावजूद आपका पानी बाहर नहीं जाएगा ग्लास से, क्योंकि उसको ऑलरेडी अपनी प्रॉपर्टीज़ में इंक्लूड करता है वो। जबकि जो ग्लेशियर्स हैं वो लैंड पे होते हैं, तो इसलिए जब वो पिघलते हैं और उनका पानी जाके समुद्र में मिलता है तो वो आपके सी लेवल को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट, पार्सल आइलैंड, पैरासल आइलैंड या पार्सल आइलैंड, ये असल में साउथ चाइना सी में है, काफ़ी न्यूज़ में रहा है। तो स्पार्टली आइलैंड और पैरासल आइलैंड, स्पेसिफिकली ये दो आइलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरा रीजन जो साउथ चाइना सी का है, इसमें काफ़ी विवाद चलते रहते हैं, मुझे पता है, आप इसके बारे में थोड़ा बहुत तो आपने पढ़ा ही होगा। तो बेसिक इंट्रो ये है कि ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से लगभग 30% ऑफ वर्ल्ड का जो एनर्जी हो यहाँ से पास होती है। ऑयल हो गया, गैसेस हो गए, और मोस्टली वो चाइना जाती हैं, राइट। दूसरी बात की जो रीजन है, यहाँ 10% दुनिया का जो फिशेज़ हैं वो स्टॉक यहाँ पर है। कई सारा मर्चेंडाइज मूव करती हैं, $100 बिलियन से ऊपर का यहाँ से गुड्स मूव करता है इस रीजन से, क्योंकि साउथ चाइना सी का ये रीजन चाइना को ही नहीं कनेक्ट करता। यहाँ इधर जो रीजन है आसियान कंट्रीज़ का, जिसके अंदर 10 देश हैं, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है। इसके यहाँ पर एक चोक पॉइंट भी है इधर इस रीजन में, जहाँ पे स्ट्रैटेजिकली एक इंपॉर्टेंट लोकेशन है, जो जैसे अगर आपने चोक कर दिया, उस लोकेशन पे नेवी भेज दी, तो चाइना का सामान वहाँ से नहीं जा पाएगा। तो इसको बदलने के लिए चाइना ने बहुत से उपाय कर रखे हैं। वो BRI इनिशिएटिव लेके आए हैं, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। वो इसके लिए और तरह की स्कीम्स लाते हैं कि भाई किस तरह यूरोप में घुसा जाए बिना इस रूट का इस्तेमाल किए हुए, क्योंकि यहाँ इंडिया अपनी नेवी भेज सकता है और अमेरिका भी चाहे तो जापान के रास्ते से अलग अलग इलाके से यहाँ अपनी नेवी भेज सकता है। तो चाइना को दिक्कत आ सकती है, एक चोक पॉइंट है, इसे चोक किया जा सकता है। तो इसलिए वो पहली कोशिश ये करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आइलैंड कब्जा कर सके। तो पैरासल आइलैंड यहाँ पर है और यहाँ स्पार्टली आइलैंड है। तो नॉर्मली आपको पता होगा कि ये जो आइलैंड के समूह हैं, यह जो आर्चिपेलागो है, इसमें लगभग 130 कोरल आइलैंड्स हैं
और ये जो पैरासेल आइलैंड्स हैं ऊपर वाले, इन्हें शीशा आइलैंड भी कहते हैं। साउथ चाइना सी की डिस्ट्रीब्यूटेड टेरिटरी है। खास बात ये है कि ये लगभग 15,000 स्क्वायर किलोमीटर तक फैले हुए हैं। तो यहाँ पे जो भी इन पे कब्जा कर लेगा इन आइलैंड्स पे, उसका जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, वो फैल जाएगा, आगे तक बढ़ जाएगा। क्योंकि अभी कितने माइल्स तक स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं मुझे बताइए आप? 200 नॉटिकल माइल्स तक स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं। मतलब अगर ये किसी की ज़मीन है, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, अगर ये किसी की ज़मीन है तो यहाँ से 200 नॉटिकल माइल तक इस देश का वो आधिपत्य में आएगा। और यहाँ कई सारे देश देख रहे हैं आप, फिलीपींस है, मलेशिया है, वियतनाम है, चाइना है। लेकिन चाइना का क्लेम है कि ये सब छोड़ो, ये जो पूरा इलाका है 15वीं शताब्दी में हमारे राजाओं का राज हुआ करता था इस पूरे इलाके पे, तो ये पूरा हमारा है। इसे कहते हैं 9 डैश लाइन, उनका क्लेम है ये, राइट। तो पार्सल आइलैंड और स्पार्टली आइलैंड पे कब्जा करके वो, अगर यहाँ किसी ने कब्जा कर लिया तो उसका जो अब गिना जाएगा भाई एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, या फिर उनका जो क्लेम होगा वो आगे तक होगा। तो इसलिए सब चाहते हैं कि भाई ये आइलैंड कब्जा कर लें। लेकिन ये नॉर्मली अभी विवाद इस पर चल रहे हैं, स्पार्टली और पार्सल आइलैंड की। खास बात यह है इसमें ड्रैगन होल नाम की एक जगह है जो कि सबसे बड़ा अंडर वाटर सिंक होल है, राइट। एक फिशिंग ग्राउंड है, ऑयल गैस रिजर्व्स और बहुत सारे इसके अंदर हैं जो एक्सप्लोर किए जा सकते हैं। पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इसके कॉन्टेक्स्ट को समझना, जो मैंने थोड़ी बहुत समझाने की कोशिश की। तो ये चाह रहे हैं, इसे कहते हैं कि कैबेज स्ट्रैटेजी। जैसे बंद गोभी आपने देखी होगी, तो अलग अलग उसकी टॉप की लेयर उखाड़ते उखाड़ते आप अंदर तक पहुंच सकते हो। उसी तरह एक एक करके ये एक एक आइलैंड कब्जा करना चाहते हैं ताकि पूरा इलाका इनका हो जाए। और इसके अलावा जो ये सलामी टैक्टिक्स एक और टर्म है जो यूज़ किया जाता है, इसके ऊपर भी हमने कवर पहले ही कर रखा है वो टॉपिक। तो सलामी टैक्टिक्स का कैबेज स्ट्रैटेजी, इसका इस्तेमाल करके ये एक एक करके आइलैंड पे कब्जा करना चाहते हैं। देखिए यहीं देखिए, यहाँ पे मलेशिया का क्लेम है, यहाँ इंडोनेशिया का क्लेम है, यहाँ फिलीपींस का क्लेम है, ये डॉटेड लाइन्स हैं। तो ये अपने अपने अनक्लॉज, UN क्लॉज के हिसाब से जो उनके हिस्से की ज़मीन है उसका कब्जा करते हैं। लेकिन इनका कहना है चाइना कि नहीं भाई, ये जो 9 डैश लाइन है ये पूरा इलाका हमारा है। तो इसलिए बहुत सारा विवाद साउथ चाइना सी में है। टू फरजाद बी गैस फील्ड, काफ़ी टाइम से न्यूज़ में है ये गैस फील्ड, क्योंकि इसको इंडियन जो कंसोर्टियम था ऑयल कंपनीज़ का, ONGC जैसे और ऑयल इंडिया लिमिटेड, इन्होंने पर्शियन गल्फ में इसको ढूंढा था इस गैस फील्ड को, कि भाई इसके अंदर गैस है। और ONGC पार्ट थी जिसके तहत इस गैस फील्ड को डेवलप किया जाना था ईरान के साथ। ईरान के एरिया में आता है ये। और लेकिन हाल में ईरान ने ये जो गैस फील्ड है वो पेट्रोपार्स को सौंप दी, जो उसकी डोमेस्टिक गैस कंपनी है। तो इसका मतलब कि भाई एक ऑफशोर नेचुरल गैस का जो फील्ड था पर्शियन गल्फ पे, जो स्ट्रैटेजिकली और इवन फॉर हमारी रिक्वायरमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, वो हमारे हाथ से चला गया। क्यों? क्योंकि भाई एक तो ईरान के अंदर आता है तो उनका अधिकार है, लेकिन इंडियन कंपनीज ने इसमें ढूंढने में मदद की थी। जो 2008 में ONGC, विदेश, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और ऑयल इंडिया इसमें पार्ट थे कंसोर्टियम में। तो ऐसा क्यों हुआ कि भाई इतने टाइम से बातें चल रही हैं फिर भी आगे क्यों नहीं बढ़ पाया? क्योंकि अमेरिका ने ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए थे। सैंक्शंस की वजह से फंडिंग नहीं हो पाती, जो प्रोसेसिंग है वो ठीक से नहीं हो पाती। और जो ये फील्ड था जहाँ अराउंड 23 ट्रिलियन क्यूबिक फीट रिजर्व्स थे, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ थी वहाँ पर क्योंकि US सैंक्शंस थे पहले, फिर वहाँ पर जब जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन साइन हुआ था उनके बीच में 2015 में, तो सबको लगा था कि चलो भाई अब तो इन्होंने एक प्लान ऑफ एक्शन साइन कर दिया है और एक एग्रीमेंट पहुंच चुका है, तो इंडिया यहाँ पर फिर काम दोबारा स्टार्ट करने वाला था और $5 बिलियन तक इन्वेस्टमेंट उस गैस फील्ड पे होने वाली थी। लेकिन दोबारा प्रेसिडेंट ट्रंप ने वापस खींच लिया अपने पैर और उसके बाद हम देख रहे हैं कि दोबारा इंडिया उसमें आगे नहीं बढ़ पाया। कमिटमेंट जो करी थी वो उतना तेज़ी से कर नहीं पाया फुलफिल। तो इसलिए अब उन्होंने सोचा कि भाई हम अपना गैस फील्ड किसी और को सौंप देते हैं। तो इस तरह इंटरनेशनल रिलेशंस में एक फरजाद गैस फील्ड जो कि इंडिया के हाथ लगने वाली थी, या फिर इंडियन कंपनीज इसमें काम करने वाली थी, वो इंडियन कंपनीज के हाथ से निकल गया। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पर्शियन गल्फ कहाँ पर है आपको पता होना चाहिए। ये है पर्शियन गल्फ, कंफ्यूज इसके साथ नहीं होना है। इस लोकेशन को क्या कहते हैं बताइए? स्वेज कनाल कहाँ पर है? क्या पर्शियन गल्फ में स्वेज कनाल है या नहीं है? पर्शियन गल्फ में स्वेज कनाल, कौन सी कंट्री स्वेज कनाल के आसपास हैं, ये पर्शियन गल्फ के आसपास हैं, ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए। और हमने पहले डिस्कस किया है आई थिंक इजराइल के केस में, जो हमने बात करी थी कौन कौन सी कंट्रीज़ कहाँ पे लोकेटेड हैं। देन वी मूव टू माउंट यारगोंगो जो कि है कोंगो में। इसमें फिर से एक बार विस्फोट और इंडियन जो आर्मी के कंटिजेंट पीस कीपिंग फोर्सेस UN में वहाँ पे थी, उन्होंने लोगों को बहुत सारा इवैक्यूएट किया, तो काफ़ी तारीफ उनकी हुई है। तो जान लेते हैं क्या है भाई माउंट यारगोंगो, जो कि एक स्ट्रेटो वोल्केनो है जो कि विरुंगा माउंटेन्स में है। अब सवाल ये है कि विरुंगा माउंटेन्स कहाँ पर हैं, स्ट्रेटो वोल्केनो क्या होता है, एल्बर्टीन रिफ्ट क्या होती है और कहाँ पर सिचुएटेड है ये। तो पहली बात, विरुंगा माउंटेन्स के पास ही विरुंगा नेशनल पार्क है। तो विरुंगा का नाम मेंशन आते ही आपको दिखना चाहिए कि भाई साउथ इंडिया या फिर ऊपर कश्मीर में ये नेशनल पार्क नहीं है, ये असल में कोंगो का नेशनल पार्क है जो कि अफ्रीका में है। यहाँ पर कौन से अभी वोल्केनो एक्टिव है? तो माउंट यारगोंगो की एक्टिव स्ट्रेटो वोल्केनो। स्ट्रेटो वोल्केनो क्या होता है?
अगर मैं आपको कोई और नाम बताऊं जो थोड़ा एसोसिएटेड भी है वॉल्केनोज के साथ, तो ये कंपोजिट वॉल्केनोज भी कहलाते हैं। मतलब ऐसे वॉल्केनोज हैं जो लेयर बाय लेयर फॉर्म होते हैं, इनमें अक्सर विस्फोट होता रहता है। तो लेट्स से यहाँ से अगर कोई विस्फोट हुआ तो पहले एक लेयर बनेगी, फिर उसके ऊपर दूसरी लेयर बनेगी, तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इन्हें कहते हैं स्ट्रेटो वॉल्केनो। और माउंट न्यारगोंगो की खास बात यह है कि इसे वॉल्केनो ऑफ द डिकेड भी कहा गया है, स्पेशली फोकस किया गया है डिकेड वॉल्केनो, नॉट वॉल्केनो ऑफ द डिकेड, डिकेड वॉल्केनो। मतलब ये बहुत अहम वॉल्केनो है जिसके ऊपर स्टडी करने के लिए कहा गया है कि भविष्य में हमें और भी डेटा मिल सकता है, क्योंकि अभी इसमें लगातार विस्फोट हो रहे हैं। तो ये विरुंगा नेशनल पार्क कोंगो में है, और इसके अंदर एक क्रेटर है जिसके अंदर एक लेक भी है। जो स्पेशल बात है इसके अंदर कि इसके अंदर एक लेक है। ये दोनों मिलकर ऑलमोस्ट 40% जो अफ्रीका का हिस्टोरिकल वॉल्केनिक इरप्शन इन्हीं दो के थ्रू होता है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एक तो नियार नाम जहाँ भी आए समझिए अफ्रीका के वॉल्केनोज हैं, और ये स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक तो डिकेड वॉल्केनो है ये और लगातार विस्फोट होते हैं। तो स्ट्रेटो वॉल्केनो क्या होता है, कंपोजिट वॉल्केनो क्या होता है, और दूसरा शील्ड वॉल्केनो किसे कहते हैं, कुछ पता है आपको? कहाँ पर कौन से लावाज फॉर्म करते हैं, ऑब्वियसली रिवाइज कर लीजिए आप। तो जो मैंने बोला आपको कि स्ट्रेटो वॉल्केनो, इसमें कई सारी लेयर्स बनती हैं, ज़्यादा विस्कस इसका लावा होता है जो मूव करता है, इसलिए पहले वो फटेगा, फिर वो ठंडा होगा, फिर उसके ऊपर फिर विस्फोट होगा, तो फिर उससे लावा आएगा। तो वो तरह के लेयर बाय लेयर ऐसे फॉर्म करता है। जबकि शील्ड वॉल्केनो टाइप जो वॉल्केनोज होते हैं वो ज़्यादा विस्फोटक होते हैं और कम उनमें विस्कस होता है मटेरियल, लावा जो निकलता है उनसे, तो इसलिए वो ज़्यादा लेयर्स फॉर्म नहीं करता, दूर तक स्प्रेड होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है इसके बारे में। और एक बार इसकी लोकेशन देख लेते हैं कहाँ। ये है कोंगो, ऑब्वियसली डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, रवांडा के जस्ट साइड में। ये रवांडा, बुरुंडी इसके साथ की कंट्रीज़ हैं। खास बात है क्या जो इस रीजन के आसपास में अफ्रीका में आपको कौन सी ऐसी कंट्रीज़ याद हैं जो कि लैंडलॉक्ड हैं? रवांडा, बुरुंडी और अंगोला में अगर मैं आपसे पूछूं कौन सी कंट्री लैंडलॉक्ड नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कंट्री लैंडलॉक नहीं है। इस रीजन को आप इस हिसाब से भी कवर कर सकते हैं कि जब आप इबोला को पढ़ रहे हैं जो इस रीजन में स्प्रेड हो रहा है, या फिर अलग अलग तरह की जब आप साहिल रीजन ऊपर पढ़ रहे हैं, यहाँ जो साहिल रीजन आता है, तो साहिल रीजन कवर करते टाइम आप नीचे की कंट्रीज पे भी एक नज़र मार ले तो बेहतर तरीके से याद रहेगा। यहाँ पर आपको विक्टोरिया लेक इस साइड कहीं दिख जाएगी, तो विक्टोरिया लेक के आसपास की कौन सी कंट्रीज़ हैं, इस तरह आप इसको बेहतर तरीके से कवर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है गलवान वैली के बारे में, जहाँ पर एक छोटा सा फेस ऑफ दोबारा हुआ है। गलवान वैली वो जगह है जहाँ पर गलवान रिवर फ्लो करती है, माउंटेन्स के बीच का इलाका, जहाँ इंडिया और चाइना में काफ़ी विवाद हाल के समय में देखा गया, और यहाँ तक कि हमने देखा कि आर्मीज़ भी दोनों की एक दूसरे से टकराई थी, कई लोगों की जान गई थी। और तो जब गलवान रिवर की बात हो ही रही है तो देख लेते हैं गलवान रिवर का सोर्स क्या है, जो हमें पता होना चाहिए, विच इज़ अक्साई चीन, जो कहाँ पर है, ऑब्वियसली चाइना के कब्जे में, वहाँ से रिवर बन के आती है और ये ईस्ट टू लद्दाख जाती है, जहाँ ये शॉक रिवर से मिलती है, जो कि ऑब्वियसली इंडिया में है। तो खास बात यह है कि जो गलवान वैली की लोकेशन है जो आपको यहाँ दिख रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको इंडिया जोड़ने लग गई थी। पहले नॉर्मली इंडिया यहाँ पे रोड वोड नहीं बनाती थी, और चाइना ने पूरे अक्साई चीन के रीजन में, इस पूरे रीजन में ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया था। तो इंडिया को लगा था कि अब हमें भी ज़रूरत है बहुत ज़्यादा कि हमारी आर्मी एयरफोर्स अगर कभी यहाँ चाहे तो जल्दी उतर पाए। तो इसलिए इन्होंने यहाँ पर एक दौलत बेग गोल्डी रोड बनाया था, जिसमें एक एयर स्ट्रिप भी बनाई थी यहाँ इसी के आसपास इस रीजन में, दौलत बेग ओल्डी रोड। तो इसके जब वेस्टर्न एंड पे श्योक रिवर के आगे जाके उन्होंने रोड बनाना स्टार्ट किया, तो चाइना को लगा कि नहीं भाई, ये अगर यहाँ रोड बना लेंगे तो इनकी आर्मी और एयरफोर्स जल्दी यहाँ मूव कर पाएगी, तो उससे उनको काफ़ी दिक्कत थी। खास बात यह है कि यहाँ का जो रीजन है, यहाँ के रीजन की इंपॉर्टेंस ये है कि यहाँ पे जो कब्जा कर लेगा इस गलवान वैली के आसपास के रीजन में, मतलब आसपास रीजन मतलब 100-150 किलोमीटर की बात मैं कर रहा हूँ, वहाँ पर अगर कोई कंट्री अपना कंट्रोल कर लेती है तो वो न सिर्फ लेट्स से अगर इंडिया को पूरा स्ट्रेटेजिक कंट्रोल मिल जाए तो इंडिया के लिए तिब्बत में घुसना बहुत आसान हो जाएगा कभी ज़रूरत पड़े तो। वैसे ऐसे नहीं कि कभी घुस जाएंगे, पर एक थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज रहेगा, ये अपर टेरेन पे पहुंच जाएंगे। जबकि यहीं से ठीक अगर चाइना चाहे तो लद्दाख में एंटर कर सकता है। तो मैं अभी उतनी डिटेल में इसमें नहीं जाऊंगा जो जियोलॉजी ज्योग्राफी है उसके ऊपर, पर ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था गलवान वैली का। और जिनजियांग तिब्बत रोड इसके जस्ट पास में है। जिनजियांग तिब्बत रोड से सारा सप्लाईज जाता है तिब्बत के रीजन को, और चाइना को हमेशा टेंशन रहती है तिब्बत के बारे में, इसलिए वो ज़्यादा इनसिक्योर रहता है इस रीजन के बारे में। तो इंडिया ने रोड और एयर स्ट्रिप जब बनाया था तो उनकी जान ऐसी निकल रही थी। तो ये एक बेसिक कहानी थी। और इंडिया चाइना के विवाद को अगर हम देखें तो 3 इसको लेयर में बांटते हैं, एक तो वेस्टर्न सेक्टर, मिडिल सेक्टर और ईस्टर्न सेक्टर। नॉर्मली मिडिल सेक्टर सबसे पीसफुल सेक्टर माना जाता था, यहाँ पे कुछ नहीं होता था विवाद, और दोनों ने एक तरह से बोल लिया था चलो ये बाउंड्री सही है, सेट है। प्रॉब्लम ये थी वेस्टर्न सेक्टर में इंडिया का कहना है कि ऑब्वियसली चाइना ने हमारे एरिया पे कब्जा कर रखा है, और ईस्टर्न सेक्टर में चाइना का कहना है कि इंडिया ने उनका अरुणाचल प्रदेश जो उनका है वो हमारे पास है। तवांग वैली स्पेसिफिकली जो बुद्धिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है,
वो उस पर अपना अधिकार बताते हैं। तो ये 3 सेक्टर्स हैं, मिडिल सेक्टर, ईस्टर्न सेक्टर और वेस्टर्न सेक्टर। इसमें सबसे लंबा वेस्टर्न सेक्टर्स है और सबसे छोटा मिडिल सेक्टर। और अभी हम देख रहे हैं ईस्टर्न सेक्टर में, चाहे वो सिक्किम हो, मिडिल सेक्टर हो, हर जगह विवाद और तनाव बढ़ गए थे इन दोनों देशों के बीच में। सेक्टर्स आपको थोड़े क्लियर होने चाहिए। देखते हैं बनी ग्रासलैंड के बारे में। बनी ग्रासलैंड को जो एनजीटी है, इसने ऑर्डर दिया कि वहाँ पे जो भी एनक्रोचमेंट है वो हटना चाहिए। तो बनी ग्रासलैंड कहाँ पर है? तो रन ऑफ कच्छ के पास है। और इसमें 2 इकोसिस्टम मिले हुए इस इलाकों में, एक तो एरिड ग्रासलैंड और दूसरा वेटलैंड। तो आपको भी लगेगा कि वेटलैंड कहाँ से आ गया गुजरात में। तो अगर आप इसकी लोकेशन देखें, भुज के पास जो बनी का इलाका है, ये भुज है, यहाँ पर इलाका है। तो इस रीजन के आसपास कुछ वेटलैंड्स यहाँ पर पाए जाते हैं। और ऑलरेडी ये इलाका, अगर आप ज्योग्राफी के हिसाब से देखें तो एरिड इलाका तो है ही। तो ये 2 इकोसिस्टम का मिक्स्ड है और एशिया का लार्जेस्ट ग्रासलैंड है ये, जो इसको बहुत इंपॉर्टेंट बनाता है हमारी प्रिपरेशन के हिसाब से। और जो कम्युनिटी यहाँ रहती है, उस कम्युनिटी का नाम है मलधारीज। मलधारी यहाँ पे एक कम्युनिटी है जिनके पास कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स भी हैं। वो यहाँ कंजर्वेशन का भी काम करती हैं और उनको स्पेशल प्रिविलेज भी मिला हुआ है यहाँ रहने के हिसाब से। तो ये जो एरिया है, इसे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट 1955 में डिक्लेयर किया गया था। और जो बानी ग्रासलैंड है और नारायण सरोवर सेंचुरी है, इन्हें कहते हैं कि लास्ट रिमेनिंग हैबिटेट ऑफ चीताज इन इंडिया है। अब खास बात, ये लास्ट रिमेनिंग हैबिटेट्स ऑफ चीता है। चीता इंडिया में नहीं है, चीता आर एक्सटिंक्ट फ्रॉम इंडिया। एशिया में एक ही जगह चीता मिलते हैं, वो है ईरान में। इंडिया बात कर रही थी ईरान से कि भाई आप हमें कुछ चीता दे दें ताकि हम भी इस एरिया में ग्रो करें उन्हें। लेकिन ईरान ने बदले में माना कि आप हमें एशियाटिक लायंस दें, गिर से कुछ लायंस वहाँ दें। तो इसी चक्कर में चीता के इंपोर्ट पे अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। तो याद रखिए, बनी ग्रासलैंड में चीता की लास्ट हैबिटेट है बनी ग्रासलैंड, और उसके पास सरोवर सेंचुरी जो है। और इनके अंदर कौन से ट्राइब्स रहते हैं? तो मलधारीज, जो कि बनी कम्युनिटी के अंदर रहते हैं और जो पहले जूनागढ़ के आसपास रहते थे, अगेन गिर फॉरेस्ट का इलाका। और लगभग 8,400 मलधारीज गिर फॉरेस्ट नेशनल एरिया के आस में रहते हैं। उनका घर यहाँ है, जो कम्युनिटी फॉरेस्ट एरिया के अंतर्गत आता है, कि इनके पास यहाँ के कम्युनिटी राइट्स भी हैं फॉरेस्ट एरियाज़ के। ये हो गई बात बनी ग्रासलैंड की। और जो रिसेंट एनजीटी बॉडी है जिसने बोला था इंक्रोचमेंट हटाओ, ये कब इस्टेब्लिश हुई? 2010 में। अगेन, क्या एनजीटी एक स्टैचुरी बॉडी है? हाँ, ये एक स्टैचुरी बॉडी है। और क्या काम करती है? तो बेसिकली इन्वायरमेंट इश्यूज़ पे ही काम करती है। पहले ग्रीन, इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं? तो रिटायर्ड जजेस सुप्रीम कोर्ट, और बाकी जुडिशियल मेंबर्स हाई कोर्ट के जजेस होते हैं। तो एक जुडिशियल मेंबर और एक एक्सपर्ट मेंबर इसके हर बेंच में होना अनिवार्य है। ये बात हो गई एनजीटीज़ की, बानी ग्रासलैंड। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं शाही लीची के बारे में। हाल ही में जीआई सर्टिफाइड जो इंडिया का शाही लीची है, उसको एक्सपोर्ट किया गया यूके में थ्रू एयर रूट। मैंने पहले भी मेंशन किया था कि जब भी यूके या यू में कोई इंडिया का एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट जाता है, तो वो दिखाता है कि पहले जो फाइटोसैनिटरी मेजर्स लगाए जाते थे इंडिया के खिलाफ, कि भाई आपके जो फल हैं उनमें कीटाणु हैं या उसमें वायरसेस हैं, उसमें पेस्टिसाइड्स हैं, ये सब बहाने लगा के उनका एक्सपोर्ट रोका जाता था कि ताकि इंडिया के प्रोडक्ट ना आ पाए। और वो इसे कहते हैं नॉन टैरिफ मेजर्स। नॉन टैरिफ मेजर्स लगाए जाते हैं इन गुड्स के खिलाफ। एक होते हैं टैरिफ मेजर्स, यानी जहां आप सेट कर देते हैं कि भाई इतना टैक्स लगेगा इस चीज़ के आने के ऊपर, या इतनी आप कस्टम ड्यूटी पे करेंगे चीज़ जब आएगी हमारे देश में। तो कुछ होते हैं नॉन टैरिफ मेजर्स, वो लगाए जाते हैं क्वालिटी के नाम पर, क्वांटिटी के नाम पर, कि भाई इसमें पेस्टिसाइड हो गए। तो अक्सर इंडियन एग्रीकल्चर गुड्स के खिलाफ ऐसे नॉन सैनिटरी मेजर्स लगाए जाते हैं जो कि नॉन टैरिफ मेजर्स हैं। और ये स्पेसिफिकली गया है, तो ये अच्छे इंडिया के लिए अच्छी खबर है। यूके एक्सपोर्ट किया गया। तो शाही लीची कहाँ ग्रो किया जाता है? तो मेनली बिहार का मुजफ्फरपुर का इलाका जहाँ ग्रो किया जाता है, जहाँ पर कई बच्चों की मौतें भी कुछ समय पहले हुई थी। किस बीमारी से हुई थी, कुछ आपको याद है क्या? और उसमें लीची के बारे में भी कुछ अफवाहें उड़ी थी कि इससे शायद टॉक्सिसिटी निकलती है। तो वो क्या था, आपको याद होना चाहिए, राइट? तो लीची इज़ चौथा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है जिसको बिहार से जीआई सर्टिफिकेशन मिला है 2018 में। इससे पहले जर्दालू आम, कतरनी राइस और मगही पान, ये 3 चीज़ें हैं जिनको जीआई टैग मिला हुआ है। इंडिया, इसमें एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लीची आफ्टर चाइना। नॉर्मली लीची को लेकर हम सोचते हैं शायद इंडिया में ही प्रोड्यूस होता हो, पर चाइना और जापान में भी लीची यूज़ होता है, जहाँ पर वो दूसरे फॉर्म में खाया जाता है, टेबल फ्रूट। जबकि इंडिया में इसको फ्रूट की तरह हम खाते हैं, वो लोग इसको एक ड्राइड या फिर केन फॉर्म में खाना पसंद करते हैं। और बिहार प्रोडक्शन में सबसे ऊपर आता है। और यहाँ जीआई टैग किस में मिला है? शाही लीची को। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेलारूस के बारे में। बेलारूस की एडमिनिस्ट्रेशन ने हाल ही में एक जो एयरलाइंस थी, रेयान एयरलाइन, उसको जो वो ग्रीस से लुथियाना जा रही थी, उसको उतार लिया, क्योंकि वहाँ पर उनको लग रहा था कि एक जर्नलिस्ट है जो कि वहाँ की सरकार के खिलाफ लिखते थे। तो उनको उन्होंने प्लेन को लैंड करवा दिया, कहा कि भाई आपके प्लेन में बॉम्ब है, आप लैंड कर जाइए। लैंड किया तो उन्होंने इस जर्नलिस्ट को अरेस्ट कर लिया। तो बेलारूस न्यूज़ में रह रहा है, तो हमें देख लेते हैं बेलारूस है कहाँ पर। तो बेलारूस के साथ खास बात यह है कि जब आप देखेंगे तो बेलारूस एक लैंड लॉक कंट्री है, लेकिन मैप की लोकेशन में आप कहेंगे रशिया तो यहाँ खत्म हो गया, तो लैंड लॉक क्यों है ये? क्योंकि जो इसका सी का रूट है, यहाँ पर भी छोटा सा रशिया इधर भी बसा हुआ है।
तो लिथुआनिया, लैटविया, रशिया एंड देन पोलैंड। तो याद रखिए ये है, और बेलारूस की राजधानी मिन्स्क है, और इसके साइड में फिर यूक्रेन आता है। तो ये एक बेसिक सी कहानी है, कहाँ पर किस रीजन में है ये आपको देख लेना चाहिए, राइट। और क्योंकि लिथुआनिया का भी नाम आया है, तो लिथुआनिया ने हाल ही में, कल ही हमने शायद कवर किया था कि लिथुआनिया ने किसी एक बॉडी से अपने आप को बाहर निकाला था, किसी एक ग्रुप से। वो ग्रुप क्या था? चाइना फंडेड कोई ग्रुप था, उस प्रोजेक्ट का नाम क्या था और क्यों ये से बाहर निकले थे? आर्टिकल मेकेदातु प्रोजेक्ट के ऊपर जो अभी वर्तमान में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके बारे में है। इस मेकेदातु प्रोजेक्ट के ऊपर कर्नाटका और तमिलनाडु एक बार फिर से आमने सामने हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट कावेरी नदी के ऊपर है। कावेरी नदी को लेकर दोनों राज्यों में अक्सर विवाद हुआ करता है, लेकिन वर्तमान में ये जो विवाद है ये क्या है और ये मुद्दा अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में क्यों है, इन सभी बातों को समझेंगे। अभी हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो सदर्न जोन में है, उन्होंने एक ज्वाइंट कमेटी को अपॉइंट किया है। क्या उद्देश्य होगा इस कमेटी का? जो आरोप लगाए गए हैं तमिलनाडु की सरकार के द्वारा कि कर्नाटका अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन कर रहा है मेकेदातु में एक रिजर्वॉयर का, जिससे कावेरी नदी का पानी जो तमिलनाडु में आना चाहिए वो नहीं आ पाएगा। इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जाएगी इस कमेटी के द्वारा। इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, आप देखिए ये कावेरी नदी कैसे फ्लो करती है। कर्नाटका से शुरू होकर ये तमिलनाडु से होते हुए बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। अगर आप इस मैप को ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल तमिलनाडु के बॉर्डर के पास पर ये मेकेदातु रीजन है या लोकेशन है जहां पर इस डैम को बनाया जा रहा है। इस पूरे मुद्दे के बैकग्राउंड को हमें समझना होगा, तभी हम वर्तमान के इशू को समझ पाएंगे। बैकग्राउंड में आप ये समझिए कि 2017 में कर्नाटका की स्टेट गवर्नमेंट ने फॉर द फर्स्ट टाइम मेकेदातु प्रोजेक्ट को अप्रूवल दिया। इसके बाद इन्होंने प्रयास किया कि सेंट्रल लेवल पे जो भी अप्रूवल रिक्वायर्ड है वो इन्हें मिल जाए। तो इन्हें मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स ने डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी कि डीपीआर तैयार करने के लिए अनुमति दे दी कि आप एक डिटेल प्रोजेक्ट तैयार करके हमें सौंपिए, देन वी विल सी कि वो कितना सही है। लेकिन इन्हें अभी तक मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का अप्रूवल नहीं मिला है मेकेदातु प्रोजेक्ट के लिए। अब मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का अप्रूवल रिक्वायर्ड क्यों है? ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब ये प्रोजेक्ट तैयार होगा और इसमें एक बड़ा सा रिजर्वायर बनेगा तो वो कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का 63% एरिया सबमर्ज कर देगा, डुबो देगा। तो डेफिनेटली यहां पर इस मंत्रालय की अनुमति तो रिक्वायर्ड होगी। तमिलनाडु ने इस पर सख्ती से आपत्ति जताई और सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया। उन्होंने कहा कि कर्नाटका गलत तरीके से कावेरी नदी के पानी को रोक रहा है, जो कि तमिलनाडु में उसके बाद नहीं आ पाएगा। जबकि कर्नाटका का यह कहना है कि वो बरसात में जो एक्स्ट्रा पानी कावेरी नदी में आता है और समंदर में चला जाता है उसे रोकेंगे। इससे जो तमिलनाडु को वाटर की सप्लाई होती है वो प्रभावित नहीं होगी। फर्दर वो और नाइस जेस्चर दिखाने की कोशिश करते हुए ये भी कहते हैं कि अगर हमारे पास रिजर्वायर में पानी होगा और ड्रिंकिंग वाटर की कहीं कोई स्कार्सिटी तमिलनाडु में होगी तो हम उन्हें भी वाटर की सप्लाई कर पाएंगे। लेकिन इससे कर्नाटका अपने स्टैंड को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है और तमिलनाडु इस पर सहमत नहीं है। जून 2020 में कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने एक मीटिंग की जिसमें तमिलनाडु ने फिर से अपने स्टैंड को दोहराते हुए इस पूरे प्रोजेक्ट का विरोध किया। तमिलनाडु का जो विरोध है वो एक्चुअली में किन मुद्दों पर है? वो कहते हैं कि कर्नाटका के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं कि दो राज्यों के बीच में बहने वाली नदी के ऊपर वो कोई डैम बनाए जिसमें लोअर रिपेरियन स्टेट की सहमति ना हो। नीचे कौन है? तमिलनाडु है ना, कर्नाटका ऊपर है, तो नदी वहां से बहकर तमिलनाडु में आती है। तमिलनाडु का यह भी कहना है कि कर्नाटका का यह स्टेप कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल के फाइनल ऑर्डर के भी खिलाफ है। फर्दर जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि किसी भी राज्य के पास किसी भी नदी का पूरा अधिकार नहीं होता जहां पर वो किसी अन्य राज्य के अधिकारों को छीन रहे हों, स्पेसिफिकली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरस्टेट रिवर्स। कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल ने और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पेसिफाई किया था कि वर्तमान में कावेरी बेसिन जो है वहां पर जो भी स्टोरेज फैसिलिटीज हैं वो इतनी पर्याप्त हैं कि कर्नाटका की पानी की जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। फर्दर एक नए रिजर्वायर को बनाना गलत है। उन्होंने ये भी कहा कि ये कह तो रहे हैं अभी कि रिजर्वायर बना के हम केवल ड्रिंकिंग वाटर की नीड को पूरा करेंगे बेंगलुरु और आसपास के रीजन में, लेकिन हम जानते हैं कि बाद में ये इस पानी का इस्तेमाल इरिगेशन पर्पज से भी करेंगे।
और हमें पीने को पानी नहीं मिलेगा। ये पूरा मामला अभी चल रहा है। कर्नाटका और तमिलनाडु एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए हैं। इसी कड़ी में एक ज्वाइंट कमेटी का गठन किया गया है, जिस वजह से ये मुद्दा अगेन न्यूज में है। मेकेदातु प्रोजेक्ट एक बैलेंसिंग रिजर्वायर होगा, एक ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट है एज पर द इंफॉर्मेशन गिवन बाई कर्नाटका। ये कावेरी और अर्कावती रिवर के कन्फ्लुएंस पे बनाया जा रहा है। अर्कावती कावेरी की ही एक ट्रिब्यूटरी है और कर्नाटका की गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट को प्रिपेयर कर रही है। पर्पस तो बिल्कुल क्लियर है, ड्रिंकिंग वाटर प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना। बेंगलुरु और रामनगर डिस्ट्रिक्ट में 400 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की कैपेसिटी वाले इलेक्ट्रिक जनरेशन प्रोजेक्ट को भी यहां पे स्टैब्लिश करने का प्लान है। इशू वही है कि तमिलनाडु का यह कहना है कि हमसे तो नहीं पूछा गया और इतने बड़े रिजर्वायर का प्लान तैयार कर लिया गया और वो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट भी जा चुके हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट मेकेदातु प्रोजेक्ट। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। कल डोमिनिका के बारे में है। एक डायमंड ट्रेडर हैं मेहुल चौकसी, जिनका नाम आपने ऑब्वियसली जरूर सुना होगा। अभी हाल ही में इन्हें डोमिनिका से अरेस्ट किया गया है। कुछ समय पहले खबर आई थी कि ये एंटीगुआ एंड बारबुडा वहां से गायब हो गए हैं, जो कि एक कैरिबियन कंट्री है। 2018 से ही ये मेहुल चौकसी के पास यहाँ की नागरिकता थी। डोमिनिका के बारे में बात करते हैं। कैरिबियन आइलैंड कंट्री है, कैपिटल है रोज़ेव। मैप में लोकेशन आप ऑब्वियसली देखना चाहेंगे। ये है दुनिया का मैप और यहाँ पर कैरिबियन सी में आपको मिलेगा डोमिनिका। ये डोमिनिकन रिपब्लिक दिखाया गया रेड कलर में, इसके साउथ में डोमिनिका है। आप कंफ्यूज मत करिएगा। देखिए ये डोमिनिकन रिपब्लिक है, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। इसके साउथ में आप आएंगे तो यहां पर आपको डोमिनिका मिलेगा। ऑब्वियसली आप कंफ्यूज मत करिएगा डोमिनिकन रिपब्लिक और डोमिनिका के बीच में। डोमिनिका एक छोटा सा आइलैंड है, यहां पर इन्हें अरेस्ट किया गया है। ठीक है, डोमिनिका जो है इसे नेचर आइल ऑफ द कैरेबियन के नाम से भी पुकारा जाता है, बिकॉज यहाँ का नेचुरल एनवायरमेंट काफी बढ़िया है। ये कंट्री मेंबरशिप रखती है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस में, यूनाइटेड नेशंस में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स में और नॉन अलाइंड मूवमेंट का भी ये हिस्सा है। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।